बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद कौज़ाब। हसीन बानी पीटीआई उनके जो केसेस के हवाले से मुसलसल हम प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं, हेडलाइंस की ज़ीनत भी ख़बरें बनती हैं। तो 123 केसेस का लास्ट टाइम बताया गया कि उन पर टोटल बचे हैं। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से आज बड़ा रिलीफ मिला उनको 5 बड़े केसेस में, जिनमें जलाओ घेराव तोड़फोड़ के केसेस भी हैं, उनमें ज़मानतें बहाल कर दी गई हैं। इसके अलावा तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी ज़मानत के लिए अदालत से रजू कर लिया गया है बानी पीटीआई की जानिब से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या बानी पीटीआई 8 फरवरी से पहले जेल से बाहर होंगे? इससे पहले बानी पीटीआई के वकला ने, जिनमें अजहर सदीक नॉमिनेटेड हैं, उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को शाम से पहले बानी पीटीआई जो है जेल से बाहर होंगे। ये भी दावे किए गए, इससे बड़े बड़े दावे इससे हमने पहले भी देखे। अब ये शहर इक़्तिदार के इर्द गिर्द इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 8 फरवरी से पहले एक खबर ऐसी नशर होगी कि बानी पीटीआई ज़मान पर पहुँच चुके हैं। कल साहब, आपको लगता है कि बानी पीटीआई दीगर केसेस में ज़मानतें मिल रही हैं, तोशाखाना और 190 बिलियन पाउंड केस में ज़मानत मिल जाती है, तो 8 फरवरी से पहले बानी पीटीआई ज़मान पर पहुँच सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर बात की जाए पीटीआई के जो हम ख्याल वकला हैं, तो वो तो बहुत पहले से ये बात इस तरह के दावे करते रहे हैं। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तार हुई और उन्होंने कहा कि ये बोगस केसेस हैं, साइफर केस को उन्होंने बोगस करार दिया, तो शाखाना के हवाले से, इद्दत के दौरान नुकाह के हवाले से, जितने भी केसेस हैं। लेकिन अभी तक आप देख लें कि जो सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स हो रही, उनके जो दावे हैं उसके बरक्स जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। उनको उन केसेस के अंदर सज़ाएँ हो रही हैं, फ़र्द जुर्म आयद हो रही हैं, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तो उनके दावे जो है उनके बिल्कुल बरक्स हैं। जहाँ तक मामला ये है कि 15 जनवरी तक वो शाम को घर आ जाएंगे या 8 फरवरी से पहले घर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई हालात वाक़यात तो ऐसे नहीं लग रहे। दीगर ये है कि कुछ केसेस के अंदर जो है, जो दीगर जिस तरह मुलजमान को एक रिलीफ मिलता है पाकिस्तान के कवानीन के अंदर या अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, वो उनको भी मिल रहा है। जिस तरह अभी आपने बात की कि लाहौर हाई कोर्ट से उनको जो केसेस थे जलाओ घराव के वाले से 5, उनके अंदर चूँकि उनकी ज़मानतें पहले कबल अज़ गिरफ्तारी अबूरी ज़मानतें हुई थी, और उसके बाद जब से वो जेल में हैं, चूँकि वो उन ज़मानतों के हवाले से पैरवी नहीं कर सकते, लेकिन जेल में तो मौजूद हैं, उनको शामिल तफ्तीश तो किया जा सकता है। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि इनकी ज़मानतें जो हैं वो बहाल की जाएँ, और उसके बाद जो ये अपनी उन ज़मानतों के अंदर जो है इनके वकला या ये जो है पेश हों। तो अब एक तो ये उनको रिलीफ जो है वो मिला है। दूसरी जानब जो तोशाखाना जो नैब का केस है और दीगर जो दोनों केसेस हैं, उसके हवाले से जो उनके वकला हैं, उनकी लीगल टीम जो है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया है, और उनका ये कहना है या उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनको इन केसेस के अंदर जो है यानी बाकायदा सज़ाएँ नहीं हो जाती, उस वक़्त तक उनको ज़मानतें जो हैं वो दी जाएँ। और इस हवाले से पीटीआई की जानिब से चेयरमैन नैब, डीजी नैब और तफ्तीशी अफसर जो है उनको पार्टी बनाया गया है, और यही कहा गया कि जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता और उस वक़्त तक उनको ज़मानत जो है उसके अंदर रिलीफ दिया जाए। एक तरफ ये 2 केसेस हैं, 5 केसेस जलाओ गिराव वाले, उसके अंदर उनकी ज़मानतें बहाल हो गई हैं। तो अब उसके अलावा जो है साइफर केस जो है वो भी जो है उसके अंदर भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज जो साबिक़ अमरीका में पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे असद मजीद खान, उनकी जानब से ये बयान आज जो कलमबंद कराया गया है। पिछले बयान के हवाले से तो आपको पता है पीटीआई की जानब से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका 164 और 161 के बयान के बाद जो उन्होंने बयान दिया कि जो लहराया था वो उनको नहीं पता कि वो साइफर था या नहीं था। लेकिन कल साहब आज जो बयान है, आजम खान के बयान पर थोड़ी सी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। जी, आजम खान का बयान के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन जो असद मजीद खान का जो बयान है, उन्होंने तो कहा था कि जो साइफर का मामला था वो बाकायदा एक मीटिंग थी, और उसके दोनों तरफ से दोनों को पता था, फ्रीकैन को, कि उसके मिनट्स लिए जा रहे हैं, नोट्स उसके लिए जा रहे हैं, और साथ उसमें डिप्टी मिशन और जो मिलिट्री अताशी जो था वो भी वहाँ पे मौजूद था। और उनकी जानब से ये बयान दिया गया है कि ना तो उसमें साजिश की बात की गई थी और ना उसके अंदर थ्रेट जो है उसको हमने कहा। लेकिन वो कहते हैं कि जब ये मामला इसको साजिश और थ्रेट के तौर पर
बात की गई तो वो एक बहुत बड़ा पाक अमेरिका तलकात के हवाले से एक सेटबैक था। साथ उन्हें हवाला भी दिया कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें जो उनको बुलाया गया तो वहाँ पे मुश्तरका तौर पर ये फैसला हुआ कि इस हवाले से डीमार्च जो है किया जाना चाहिए। तो अब एक तरफ जो है ये असद मजीद खान जो है उनका बयान है और दूसरी जानब जो है आजम खान के बयान जो है उसके अंदर जो है पहले और दूसरे बयान के अंदर तजाद भी बहुत सारे जो तजादात हैं वो भी सामने आए हैं। तो जो उनके अब के जो बयान हैं और पहले के बयान के अंदर जो है लग ये रहा है कि अब का जो उनका बयान है उससे पीटीआई ये समझ रही है कि उनके बयान की वजह से उनको बहुत ज़्यादा केस के अंदर जाके रिलीफ मिल सकता है। तो अब ये जो बयान है उनके बयान के बाद ये जो असद मजीद का बयान है ये उस बयान के थोड़ा सादा हाँ या ना जवाब दे दीजिएगा। 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए उनके कप्तान के हवाले से खुशखबरी है या नहीं है? देखिए मुझे इस वक्त तक आज के दिन तक तो नहीं ऐसी कोई सूरत लग रही, क्योंकि जितने ज़्यादा उनके ऊपर केसेस हैं और जिस तरह उनको सजाएं हो चुकी हैं और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी उनका यानी इत्मीनान का बार बार फुकदान की बातें भी आती हैं और उन पर वो उनको पूरी तरह इत्मीनान का इजहार नहीं करते। इस तरह की जो अफवाहें हैं इन्हें अभी सीरियस नहीं लिया जा सकता। अफवाह नहीं, अपनी जारी बात है, अपनी अपनी उसके अंदर अंदाजे ही हैं, तखमीनी, क्योंकि अदालती जो फैसले हैं उसके ऊपर जो है वो क्यास राइयां तो नहीं की जा सकती। ये तो अदालत ने फैसला करना होता है उस केस के मेरिट और डीमेरिट्स और उसके अलावा जो वकला की बहस होती है दोनों फरीकैन की जानब से, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं। और किसी केस का फैसला करते वक्त आखिरी वक्त तक भी फैसला कुछ भी हो ये कोई इसके हवाले से प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, कोई फैसला तो अदालत ने देना है। अब जजेस के माइंड में क्या ऐसा कोई नुक्ता आ जाता है, क्या ऐसी चीज़ आती है वो जिसे कहते हैं मुजरम से महरम और महरम से मुजरम बन जाता है और मुलजम से मुजरम बन जाता है। लेकिन कल साहब जहाँ पर ये एक सिलसिला जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल उनकी पार्टी क्राइसिस का शिकार है, मुश्किलात में, दूसरी तरफ हम मुसलसल बात करते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अब साद हुसैन रिजवी से एक निजी चैनल ने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि मैं यकीन के साथ मैं गारंटी देता हूं पीपल्स पार्टी के वोट से नून लीग हुकूमत बनाएगी। तो जो बिलावल साहब कभी मियां साहब को चैलेंज कर देते हैं, जो उधर से चैलेंज किए जाते हैं नून लीग की तरफ से, उसका क्या लाएअमल होगा साद रिजवी के इस बयान पर? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सूरत हाल चल रही है और आज की अगर बात की जाए तो आज के दिन बहुत ज़्यादा एक तरफ मौसम में जिस तरह सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा था, तो उसी तरीके से सियासी मौसम के अंदर जो गर्मा गर्मी है उसकी शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा देखने में, और आज बहुत सारी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखी गई और आज लग रहा था कि पाकिस्तान में वाकई इंतखाबात हो रहा है। एक ही वक्त में चनियोट में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब कर रहे थे और दूसरा लाहौर के अंदर उनका हल्का जो N127 है वहाँ पर उनके मरकजी दफ्तर का इफ्ताह और वर्कर कन्वेंशन से आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो खिताब कर रही थी। दूसरी जानब जो है नवाज शरीफ साहब NA130 का जो उनका हल्का है और दोनों जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पर वो और मरीम नवाज साहिबा जो है वो जो है वहाँ पे कैंपेन को नवाज शरीफ साहब लीड करते नजर आए और 25 के करीब पॉइंट्स थे वहाँ पर, जगह जगह पे उनको गुलपाशी भी की गई और वो गाड़ी से बार बार निकल कर हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब भी दे रहे थे। और दूसरी जानब एन उस वक्त ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो अहमदपुर शर्किया के अंदर जो है वो भी जलसा से खिताब कर रहे थे। तो मामला ये है कि यानी अब और उसी तरीके से MQM और जमात इस्लामी जो है उनकी जानब से जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमें नज़र आई। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी गर्मा गर्मी गहमा गहमी जो है वो तो नज़र आ रही है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये जो हाफिज साद हुसैन रिजवी के बयान का आपने हवाला दिया कि वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वोट से ही नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। देखिए अभी तक तो ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे। देखिए पूरी तरह अब लाहौर जो है उसकी NA127 की सीट को फोकस किया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी जो हमशीरा है वो यहाँ पे आई हैं और जरदारी साहब भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और पूरी तरह उनकी कोशिश है कि नून लीग जो है यानी लाहौर का जो तख्ते लाहौर है जिसको दावा किया जाता है वहां से वो सीट निकाल लें। दूसरी बात जो सवाल ये है कि TLP चीफ के पास ऐसे कौन से मौक्किल हैं जो उनको कंफर्म कर रहे हैं? देखिए मामला ये है कि जो हालात सूरत हाल ये है कि अगर देखा जाए ना इस वक्त तो 3 पार्टियां हैं इस वक्त, बड़ी पार्टियां, मतलब अगर मिनिमाइज भी करके आप देखें ना तो PTI जो है उसको माइनस तो नहीं किया जा सकता। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये कह रहे हैं ना तीर और शेर का मुकाबला है,
ठीक है। अब मामला ये बेसिकली पार्टियां तो सारी एक तरफ और पीटी एक तरफ, लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं कहता हूँ चले ठीक है, फिर भी 3 पार्टियां तो इस वक्त मौजूद हैं। एक पीपल्स पार्टी है, एक PMLN है और एक PTI है। अब PTI के लोग जो है अगर 30-40 सीटें वो ले जाते हैं, 40-50 सीटें पीपल्स पार्टी ले जाती है, 50-60 सीटें जो है नून लीग ले जाती है, तो अब ये बड़ा इम्तहान होगा कि बाकी आज़ाद लोग भी होंगे बहुत सारे, यानी और भी मुख्तलिफ पार्टियों के। अब मुझे ये बताएं कि अगर नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी नहीं मिलती तो क्या नून लीग हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि PTI तो उसके साथ नहीं मिलेगी ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसकी हुकूमत बनना भी फिलहाल खतरे में की घंटी है उसके लिए। अच्छा, इस तरह पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ अगर नून लीग नहीं मिलती, उसकी सीटें अगर ज़्यादा हो जाती हैं, देखिए रेशो ये देखनी है कि क्या नून लीग की सबसे ज़्यादा अगर सीटें आती हैं, उसके बाद PTI और पीपल्स पार्टी की अगर सीटें आती हैं बराबर बराबर, या PTI की ज़्यादा हो जाती हैं या पीपल्स पार्टी की ज़्यादा, तो फिर देखना ये होगा क्या नून लीग जो है अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में जब नहीं होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ेगा या PTI के साथ। अच्छा, ऐसे ही है कि आज़ाद जो PTI के लोग हैं वो बड़ी तादाद में अगर आ जाते हैं सामने और पीपल्स पार्टी उनके साथ आ जाती है, तो फिर जो है नून लीग वो उसका क्या बनेगा, क्योंकि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर ये कहती है पीपल्स पार्टी कि हमने PTI के साथ नहीं मिलना, नून लीग PTI के साथ तो जा नहीं सकती, तो क्या फिर अगर PTI के और लोग जो हैं वो दोनों मिलती नहीं है पार्टियां और तीनों पार्टियों के वोट बराबर हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं मिलती, तो कुछ आज़ाद जो लोग हैं या और पार्टियों के लोग हैं उनको PTI ऑफर कर देती कि आप गवर्नमेंट में आ जाए, हम आपकी अपना वजन आपके परडे में डालते हैं। अच्छा, उसके बाद तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या अपोजिशन में कौन बैठेगा? क्या दोनों अपोजिशन में मिलकर बैठेंगे? खड़ा हो जाएगा। तो ये मसला बड़ा अभी जो है गंभीर मसला है और ये जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा एक इस वक्त टफ कंपटीशन है। ये इतना आसान माहौल, इसमें सबसे जो अहम मैं समझता हूँ जो फैक्टर है और जो दारोमदार होगा इस आने वाले इंतखाबात के नतीजे और हुकूमत साजी में, वो है सलमान अकरम राजा की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुझे एज ए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह मुझे ये आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि मैं तो PTI जो है उसके टिकट से और हमारी पार्टी सियासी उसका वजूद है, वो रजिस्टर्ड पार्टी है, उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है और मैं उसका जो है उम्मीदवार हूँ, तो मुझे आज़ाद उम्मीदवार किस तरह गर्दाना जा सकता है? तो ये फैसला बड़ा अहमियत का अमल होगा। अगर तो हाई कोर्ट के फैसले में उसको आज़ाद उम्मीदवार ही तस्वर किया जाता है तो फिर तो इनकी जो आज़ाद जो अक़लियती नशिस्तें हैं और मखसूस ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं उससे भी PTI महरूम हो जाएगी और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी जानब फिर इसकी पार्लिमानी पार्टी नहीं बन सकेगी, डिफेक्शन क्लास इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी और जहाँ से मर्जी ये मालिक गनीमत हर बंदा समेटता फिरेगा। तो मामला ये, और अगर हाई कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि ये बिल्कुल ये सियासी पार्टी जो है उसके उम्मीदवार हैं और उसमें फिर और बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी, फिर डिफेक्शन क्लास भी अप्लाई करेगी, फिर ये मालिक गनीमत जो है कोई भी इसको समेट नहीं सकेगा और इसकी और ज़्यादा अहमियत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर मसला है कि क्या हाई कोर्ट का अगर फैसला इनके हक में आ जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी वो इनके हक में बरकरार रहेगा? तो लिहाजा ये चीज़ें जो है बड़ी इसके अंदर अभी जो है अबहाम है, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होना बाकी है। लेकिन कल साहब सवाल तो वहीं पे बाकी है ना, जिस तरह से इससे पहले दावे किए जा चुके हैं कि आज़ाद उम्मीदवार उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाए। पीपल्स पार्टी ये दावा कर चुकी है, मंजूर बेसान का बयान है और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दे दिया। देखिए, एक तरफ पीपल्स पार्टी का दावा, वही मैं कह रहा हूं ना, अब एक तरफ वो दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन कल कह रहे थे, आज अलीम खान ने भी कह दिया। ठीक है, तो उससे पहले फयाजुल हसन चौहान भी कह चुके हैं। तो मामला ये है कि ये जो बंदे हैं जो PTI के इस हालात के अंदर भी जो अपने बानी चेयरमैन के साथ खड़े हैं, क्या उनसे आप तो कर सकते हैं कि वो जो है बंदे अपने ज़मीर फरोशी करेंगे, वो बंदे जो हैं वो इस तरह के पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे? और इस वक्त लग तो नहीं रहा कि जिस तरीके से कुरान के ऊपर बाकायदा हलफ दिए जा रहे हैं, सवाल तो ना अवाम को कैसे, अवाम के अंदर आके कैसे खुद को फेस कर सकेंगे? और देखिए, वो तो आपने देखा ही है कि पिछले जो मुनरफ अराकीन है जो उनका हशर हुआ ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, आपने देख लिया 20 सीटों में से कितनी सीटें वो निकाल सके, 16 सीटें तो वो हार गए। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाले दिनों के अंदर जो है, एक तो जिस तरह उन्होंने बताया कि ये फैसला बड़ा अहमियत का हामिल होगा, फिर दूसरा मामला ये है कि ये 3 पार्टियों के इस वक्त अगर आप बात करें
तो तीनों पार्टियों के अगर किसी को अगर विदाउट बाइस चले, हम सारों के दावों के मुताबिक ही देख लें कि नून लीग जो है वो और पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तीनों की सीटें अगर बराबर हो जाती हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो फिर हुकूमत कौन बनाएगा? क्या नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीए के बगैर, यानी दो हिस्से उनके अगर हो जाते हैं तो वो तो हुकूमत नहीं बना पाएगी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के साथ नहीं मिलती और पीपल्स पार्टी जो पीटीआई और नून लीग की सीटें डबल हो जाएंगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी। और इसी तरीके से अगर पीटीआई जो है उसके नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलते तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के साथ तो अलायंस हो सकता है, नून लीग के साथ तो नहीं लगता कि ऐसे हालात बन जाए कि पीटीआई और नून लीग का इंतखाबी यानी हुकूमती अलायंस बन जाए। तो लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो देखेगी क्या अब वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी और क्या वो प्रेफर करेगी कि वो पीटीए की अगर हुकूमत बन रही है या उसकी हुकूमत दोनों के साथ मिलकर बन रही है और नून लीग की हुकूमत के आगे एक रुकावट बन सकती है पीपल्स पार्टी, तो क्या वो रुकावट बनना पसंद करेगी या नून लीग की हुकूमत बनने के अंदर जो है उसको कंधा देगी या वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेगी? खड़ा हो सकता है, ये लेकिन बड़ा अहम है क्योंकि अगर देखें उसमें फिर वही मसला है कि नून लीग की अगर हुकूमत आ जाती है, अगर इस हद तक वो मेजोरिटी ले लेती है कि वो हुकूमत बना लेते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर दीगर जमातों से मिलकर, तो मुझे ये बताए अपोजिशन फिर वो कौन करेगा? क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन करेगी, क्या पीटीआई अपोजिशन करेगी? ये फिर एक सवाल खड़ा हो जाएगा। एक और सवाल है यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। बानी चेयरमैन ने कहा कि मुझे कंट्रोल्ड हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे अपोजिशन में जाना चाहिए था। उनकी जो गुफ्तगू के जो तासरात हम ले सकते हैं उनसे ये वाज़ेह था कि वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं गवर्नमेंट की जानिब। देखिए लेकिन अपोजिशन में बैठने के लिए अगर नून लीग हुकूमत बना लेती है और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में भी कामयाब नहीं होती और नून लीग का साथ भी नहीं देती, तो फिर अपोजिशन में किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं बैठना ना। अपोजिशन में तो वही पार्टी बैठेगी जो कि दूसरे नंबर की पार्टी होगी। ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी से ज्यादा नून लीग जो पीटीआई की सीटें आ जाती हैं तो फिर अपोजिशन जो है वो तो उसके हिस्से में आएगी, पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के हिस्से में तो नहीं आएगी। तो फिर क्या जो है ये जो सारी चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक ये एक सिचुएशन जो है ना ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बनी है कि अभी तक इसलिए कोई वाजे जो है चीज सामने नहीं आ रही। दूसरी बात एक और अहम है, वो ये है कि नून लीग ये समझ रही है, ये कोशिश कर रही है, ये इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है या खां है या वो तवक्को कर रहे हैं या वो इस चीज़ को देख रहे हैं या वो इस हवाले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध से भी उसके पास हुकूमत नहीं होगी, सिंध में भी इस दफ़ा हुकूमत नहीं बना पाएगी। ठीक है। तो अब मामला ये है कि ये मामला यहाँ पर पहुंचा हुआ है और उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहते हैं चौथी मरतबा मैंने वज़ीर आज़म बनने नहीं देना। चले और वो चले जो है वापस आते हैं बिलावल साहब की बात से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी, बिलावल साहब जो हैं वो भी मुतर्रिक हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले केपी पे थोड़ी सी बात कर लें। कल साहब परवेज़ खटक साहब कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी हुकूमत आने वाली है। तो क्या लगता है केपी के अंदर कोई तूफान आने वाला है खटक साहब की जानिब से? देखिए मामला ये है कि जो खटक साहब हैं, जो अभी सूरत हाल है, आप देखें जितने भी पीटीआई की जानिब से शेर अफजल मरवत या और मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे जितने कन्वेंशन रैलियाँ या कार्नर मीटिंग की हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। बावजूद पाबंदियाँ भी हैं, सख्तियाँ भी हैं, छापे भी हैं, गिरफ्तारियाँ भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वज़ीर ज़मीन भी हैं, उम्मीदवार भी गायब हैं। लेकिन दूसरी जानब परवेज़ खटक साहब जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, सिर्फ एक उन्होंने जो है पहले एक पार्टी की जो लॉन्चिंग थी उस हवाले से आपको पता है कि शादी हाल का इंतखाब किया गया, फिर उसमें मीडिया को बुलाया गया, पहले फिर नहीं बुलाया गया, यानी वो बीच में कोई खुफिया सी एक थी और उसके अंदर जो है लोगों की वजाहतें तरदीदें आती रही, नाम लिस्ट बड़ी जारी कर दी गई, लोगों ने उसकी कहा कि हमें वहाँ पे गए नहीं थे या हमने शामिल नहीं हुए, तो वो एक लंबा सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के हवाले से भी जो फुटेजेस आई कि किस तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती हाँक कर बाकायदा गाड़ियों में डाला जा रहा था और धकेला जा रहा था और जलसागाह की तरफ पहुंचाया जा रहा था। उसके बाद जो है कोई उनकी जो है कोई इस तरह खबर नहीं आई कि उनकी वहाँ पे जो कोई कंपेन है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही हो। तो देखिए इंतखाबात के अंदर जो हवाओं का रुख होता है या जो हालात या ज़मीनी हक़ाइक़ या लोगों की एक गहमा गहमी पार्टिसिपेशन या पार्टियों की जिस तरीके से बाकायदा एक कंपेन होती है और जलसे रैलियाँ कॉर्नर मीटिंग्स,
वो तो वहाँ पे कोई नज़र आ नहीं रही। अब उनके पास कौन सी ऐसी गिद्र सिंगी है, किस तरीके से वो ये दावा कर रहे हैं कि हर सूरत में जो है वो वज़ीर आला बनेंगे और कोई उनको जो है इस बात से यानी जो नहीं रोक सकता, नहीं ठीक रोक है। सकता। तो देखिए रोकना तो वोटर ने है या नहीं रोकना, कि क्या अगर जो दीगर जमातें हैं वहाँ पे अगर वो ज़्यादा वोट लेंगी तो उम्मीदवार तो वज़ीर आला तो उसी के बनना है जिसने ज़्यादा, सही जिसके बात। पास खान नंबर साहब, गेम होगी। जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि वादा है अगर वजीर आजम बना तो किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा, अच्छी बात है। पाकिस्तान में वैसे भी सियासी इंतकाम की फिजा बड़ी गर्म है और इसी सियासी इंतकाम की नज़र देखिए उनकी पाकिस्तान की मुआशत हो पूरी गई। जो इंतखाबी जो कैंपेन है ना, उसका जो बुनियादी 2 या 3 नुकात हैं। एक वो ये कहते हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान है जो उनको घर चले जाना उनको चाहिए। घर चले जाना चाहिए और जो नौजवान क्यादत है उसको मौका मिलना चाहिए ताकि 20-30 साल आगे जाके मुल्क की वो खिदमत कर सके। सही नंबर है। एक। दूसरा उनका ये जो है मेन पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि ये जो नवाज शरीफ है ये नफरत, तकसीम और दुश्मनी और बदले की सियासत इन्होंने की है। सही बात है। और उस इंतकाम, नफरत, तकसीम और बदले की सियासत के नतीजे में पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। और आइंदा भी अगर आएंगे तो उन्होंने कहा कि सुप्रीडेंट से लेकर जज तक और इदारों का कोई बंदा इनके इंतकाम और इहतसाब से, बदले से महफूज नहीं होगा और उसका खिमाजा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। सही है। तो मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मेन, वही मैं कह रहा हूँ, फोकस इस चीज़ के ऊपर है। अब वो ये कहते हैं कि अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं, ज़ाहिर बात है वो तो इस चीज़ के खिलाफ है और वो कहते हैं कि बिल्कुल वो इंतकाम या बदले की सियासत जो है उसको परवान नहीं चढ़ाएंगे और वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत जो है उसके ऊपर सारी अपनी सलाहियतों को सर्व करेंगे, ना कि मुखालफिन के खिलाफ जो है कंपेन या उनके खिलाफ केसेस या उनके चले, खिलाफ हमारी दुआ है साहब। कार्रवाई। वैसे अच्छा जेस्चर है, पाकिस्तान की जो सियासत है इसकी उसको ज़रूरत है, लेकिन बात यह है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात होती है तो हम कहते हैं कि नूरा कुश्ती का खेल जारी है। लेकिन इस वक्त MQM के भी कुछ इस तरह के बयान है, वो कहते हैं कि मौका मिला तो लाड़काना में PP की जमानत जब्त करवाएंगे। हमने देखा कि MQM ने बड़ा ही ह्यूज पावर शो कराची के अंदर लास्ट टाइम करके दिखाया है, तो क्या MQM फिर से सर उठा रही है, PP के लिए खतरा साबित हो सकती है? देखिए MQM कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरह वो आज मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जी हम बुरे ज़रूर हैं लेकिन ज़रा कम बुरे हैं। तो मामला ये कि अच्छे तो वो भी नहीं है, वो खुद अपने मुंह से इतराफ़ कर रहे हैं, तो किस मुंह से वो ये सारा जो आप क्लेम कर रहे हैं। देखें जो MQM की सियासत है बेसिकली उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। जो उनके डिसीजंस थे जो कि इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, वजारतों के लिए जिस तरीके से उनका कोई यानी पैमाना ही नहीं था कि जो हुकूमत आई जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी सीटें हासिल करने के लिए, वजारतें हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सूरत हाल ये होगी कि ये 24-14 से जाके मेरे ख्याल 2-4 सीटों तक महदूद होकर रह गए, 7-6 तक। तो अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो वोटर है, जो MQM का वोटर है या जो उनका लॉयलिस्ट है, वो भी उनसे डिसअपॉइंट है और उसका जो खिला है वो दीगर जमातों के साथ साथ अगर देखा जाए तो PTI के जो अगर वहाँ पे उम्मीदवार तगड़े नहीं हैं तो उनके बदले में फिर वोट जो है वो ना तो पीपल्स पार्टी को जाएगा, नून लीग वहाँ पे है नहीं, तो MQM तो वोट PTI के लोग देंगे नहीं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा जमात इस्लामी उठा सकती है। लेकिन दूसरी जानब आप देखें लाड़काना की आपने बात की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा चैलेंज दिया था मुनाजरे का नवाज शरीफ साहब को, लेकिन उनके जो आगे से जवाब देने की बजाय, नवाज शरीफ की बजाय या उस मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बजाय एहसन इकबाल ने एक और तरीके से उनको जो है चैलेंज दे दिया है। एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि वो लाड़काना और मेरा हल्का जो नारोवाल या ज़िला है उसका कंपैरिजन करा लें और अगर नारोवाल की तरक्की जो है वो लाड़काना से कम है तो मैं सियासत छोड़ने के लिए लेकिन खान साहब और ये अजीब सी बात है। शाह ने जो बात की, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने कि लाड़काना में PP की जमानत जब्त करवाएंगे, खुर्शीद शाह ने उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि MQM और नून लीग ने कोई खुफिया मुआहदा किया है। ये सियासी बयान है या इसमें कोई हकीकत भी हो सकती है? देखिए इसमें तो बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, मुलाकातें यहाँ पे लाहौर में MQM के वफूद की हुई हैं, वहाँ पे नून लीग के वफूद की वहाँ कराची में मुलाकातें हुई, इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें हुई, PDM के अंदर सारे इकट्ठे थे। तो मामला ये, इसमें तो कोई शक नहीं। अब देखें JUIF वहाँ पे वो राशिद सुमरो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो JUIF MQM के पास गई, नून लीग के साथ मतलब उनका अलायंस बन रहा है,
तो ये जो सारी फोर्सेस हैं मिलकर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक महाज बनाया गया है और इस महाज का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में बनने से रोकना। तो अब देखना ये है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में ये सीटें ले पाएंगी और कई जगहों पे आपको मैंने पहले भी बताया कि इंटीरियर सिंध के अंदर अब बगावत होना शुरू होगी। अभी वो मेयर जो बरादरान है वो वहाँ पे कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में आप टिकट देंगे, यानी वोट दें शेर को, और नीचे जो कौमी सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार है उसमें हमारा जो उम्मीदवार है बकरी वाला, उसको आपने वोट देना है। तो ये जो और भी 2-3 जगहों पे पीपल्स पार्टी के जो साबिक उम्मीदवार थे उनके, यानी जो जीते हुए एमपीए थे जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने बाकायदा जो है वो मुकाबले में या पीटीआई के उम्मीदवार या दीगर उम्मीदवारों को जो है जो हमायत का ऐलान कर दिया या खुद उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के सामने खड़े होने का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो ये भी उनके लिए थ्रेट है। दूसरी जानब से ये सारी जो पार्टियां मिलकर, जो फोर्सेस मिलकर ये एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बना रही हैं सिंध के अंदर, ये खुफिया नहीं, ये तो ओपन सीक्रेट चीज़ें हैं और ये सबको नज़र आ रही हैं। लेकिन कल साहब जिस तरह से आपने बात की कि ओपन चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं, कुछ और चीज़ें भी इलेक्शन के हवाले से भी आवाम को काफ़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है, हम ऑलरेडी इस पर डिबेट कर चुके हैं कि पहला इलेक्शन है जिसके रिजल्ट्स का आम आदमी को पहले पता है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं इंतखाबात के हवाले से क्या सराइयों से गुरेज करना चाहिए, कहाँ तक गुरेज करना चाहिए, किसको कह रहे हैं, किसके लिए पैगाम है, आवाम को तो वाज़ेह हो चुका। देखिए बेसिकली उनका जो भी होता है ना, वो कहते हैं कि वो प्रोपोगेंडा के तौर पर एक तर्जमान होता है या वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता है, उसका काम ही यही होता है कि वो तर्जमानी करना हुकूमत की और इस तरह की चीज़ें जो है करना। अब मामला ये है कि जिस तरीके से आपने बात की है कि जो चीज़ें सामने बहुत सारी नज़र भी आ रही हैं, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही, और वो उनकी अपनी ही पार्टियाँ जो हैं जो कि अभी रिसेंटली पीडीएम में इकट्ठी हुकूमत कर रही थी, वही पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है। इससे पहले फजल रहमान साहब जो है वो भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जो पीडीएम के सरबराह हैं, और पीटीआई तो इल्ज़ाम लगा ही रही है और उनकी हवाले से तो बात जो है सबके सामने नज़र भी आ रही है चीज़ें। तो इस हालात के अंदर जो है वो सोलंकी साहब की जो बात करना या जो पैगाम किसको वो दे रहे हैं, देखें मामला ये है कि कोई सवाल जब उनसे होता है तो उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से वो जो जवाब सवाल है उसको घुमा के इधर उधर करते हैं। जब उनसे चीज़ें, आपको पता है कि जो नेट जो है वो उसकी जो फैसिलिटी जो तत्ल का शिकार होता है या और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर वो जो है उसके पास इतना कोई सॉलिड जवाब नहीं होता जिससे कुछ जस्टिफाई किया जा सके। दूसरी बात जो ये है कि वो निगरान हुकूमत जो है वो एक ख़ास पार्टी के हवाले से उनका तसब जो है जो इक़दामात के ज़रिए नज़र आता है, लेकिन बज़ाहिर बयानबाजी के अंदर वो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल जिस तरह वो गैर जानबदार और सब पार्टियाँ उनके लिए बराबर हैं, लेकिन हकीकत में चीज़ें जो है बिल्कुल इसके बरक्स हैं। तो देखिए अभी जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें तो वाज़ेह हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि टर्नआउट क्या होगा। 8 फरवरी को क्या लोग जो है अपना वोट आज़ादाना तरीके से कास्ट कर पाएंगे, क्या उस वोट की हिफाजत करने में कामयाब हो पाएंगे, और उसका टर्नआउट जो है वो किस हद तक होगा, और अगर लोग अपना टर्नआउट उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर टर्नआउट आ जाता है और वोट की हिफाजत करने में भी लोग कामयाब हो जाते हैं, तो फिर नतायज जो है वो बहुत सारे जो तवक्कुआत लगाए लोग बैठे हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता भी नज़र आ सकता है या फिर सकता है। लेकिन अगर लोग ही नहीं निकलते और वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बैठ के अगर वो समझते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए अगर इलेक्शन उन्होंने जीतना है तो और टर्नआउट भी नहीं होगा और वोट की हिफाजत डालेंगे नहीं तो हिफाजत करना तो बात का मामला है। कितनी हकीकत है कि सोशल मीडिया का जो इलेक्शन है, जो पोल्स करवाते हैं, आप भी मुसलसल आपके भी ट्विटर अकाउंट पे देखे जाते हैं, हम भी करवा रहे होते हैं, जो पोल का रिजल्ट है वो जनरल इलेक्शन पर असरअंदाज होता है, क्या उसको मैच कर सकते हैं? देखिए मामला ये है कि ये जो इसके अंदर भी चीज़ें होती हैं, एक जनरेशन जो सवाल किस तरीके से आपने पुट किया, दूसरा एक मैंने ये भी देखा है जो बात माननी चाहिए कि अब हर जो पार्टी है ना, जो उनके फॉलोवर हैं या जिस तरीके से उस बंदे के फॉलोवर हैं वो उस तरीके से उसके नताइज डिफरेंट होते हैं। यानी वही अगर नून लीग के हैंडल से ट्वीट किया जाएगा, ज़ाहिर बात है ऑफिशियल, तो वो ज़्यादातर उनके चूँकि फॉलोवर ही नून लीग के होंगे और वो तो नून लीग को जिता रहे होंगे। अगर पीटीआई किसी हैंडल से आप करेंगे तो वो लोग पीटीआई को जिता रहे होंगे। एक तो ये भी इसके अंदर फैक्ट है।
तो दूसरी बात ये है कि कितने % लोग जो हैं, जो वोटर हैं, वो इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ट्रू उसकी जो रिफ्लेक्शन नहीं होती। ये जो सैंपल है, इस सैंपल को पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता, और अगर इसकी बुनियाद पर अगर नतायज आना शुरू हो जाएं या वाकई ये मैच करें, तो फिर इतने करोड़ों रुपए लेकर लोग मुख्तलिफ जो फर्म जो है उनकी खिदमात हासिल ना करें, लोग अपने मुख्तलिफ जो है मुल्की और गैर मुल्की बाकायदा NGOs और मुख्तलिफ जो इस तरह की जो सर्वे कंपनीज़ है उनकी बाकायदा खिदमात हायर करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को अंगेज किया जाता है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ फिर भी ये चीज़ें ऐसी है जैसे पीपल मीटर है, जैसे रेटिंग कंपनीज हैं कि वो चंद 2-3 शहरों में अगर वो मीटर लगे हुए हैं, तो वो क्या रेटिंग जो चैनल्स की होगी पूरे पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही होगी। 75% तो आपकी आबादी देहात पर मुश्तमिल है, वहाँ पे कहाँ मीटर है, बहुत सारे छोटे शहर और टाउन कस्बों में मीटर भी नहीं है। तो लिहाजा आप 2-3 शहरों में अगर मीटर लगा के उससे पूरे पाकिस्तान की जो है आबादी को उसके साथ जो है अब करेंगे। बहुत सारे जो इलाकाई हैं, जो बहुत सारे जगहों पे तो मकामी जो इलाकाई चैनल है उनको ज़्यादा देखा जाता है, और जो मकामी ज़ुबान वाले चैनल होते हैं वहाँ पे नेशनल चैनल को कम देखा जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे भी सूबों के अंदर इलाके हैं कि जहाँ पे बाकायदा उनको तो कहीं उर्दू की उनको समझ नहीं आ रही होती, के अंदर खैबर है या और इस तरह यानी सिंध के अंदर जो है उनकी अपनी ज़ुबान में चैनल हैं, इस तरह मतलब और भी इलाकों के अंदर जो इलाकाई ज़ुबानें हैं वो वहाँ पे उनके अखबारात भी हैं, चैनल्स भी हैं, इलाकाई चैनल। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं, ये इसी तरीके से ये सर्वे जो है इसके नतायज को अगर आप ये कहें कि 100% ये जो हमारे जनरल इंतखाबात हैं इन सर्वे नतायज के मुताबिक आएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इवन कि आप अमेरिका का देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप के वाले से जितने भी सर्वेज थे उनके इलेक्शन के वाले सब उनको हरा रहे थे, लेकिन उन सारे सर्वेज, उन अखबारात के जो तज्जिए, कॉलम्स, जो उनकी खबरें थी, जो रिपोर्ट्स थी, वो सारी जो है बिल्कुल उल्टी हो गई, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके अंदर जो है वो बिल्कुल जिनको वो हरा रहे थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के अंदर उन्होंने जीत कर सरप्राइज दे दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें, इनके ऊपर आप बिलीव 100% जो है नहीं करना चाहिए या कर नहीं सकते, और ना ये ट्रू रिफ्लेक्शन होती हैं आवाम के जो ज़ेन है। लेकिन गल साहब, पंजाब में जो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है 12 फरवरी तक, ये इलेक्शन पर भी असरअंदाज होगी? देखिए, अच्छी बात है कि लॉ एंड आर्डर जो है, अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि दफ़ा 44 जो है गालबन ये तो PTI के लिए होगी, नून लीग को तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए। मैं अभी कल एक जगह से गुजरा तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 30-40 कलाशनकोफ बरदार जो थे वो नून लीग के उम्मीदवार थे, उनके साथ वो कैंपेन कर रहे थे सड़क के ऊपर, और हम बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली कि कहीं अभी फायरिंग, वो लग रहा था कि तो अभी फायरिंग करने लगे। तो ये सूरत वहाँ पे खौफ व हरास, और वो लोग जो है मतलब हर चौथा पांचवा जो बंदा था ना उस जो मॉब के अंदर था उसके पास वो वेपन था, और वो सरेआम उसकी जो है असला लहरा भी रहे थे, और मे भी उन्होंने फायरिंग भी की, मेरे सामने तो नहीं हुई लेकिन लग रही है जिस तरह वो पोजीशन बना रहे थे या जिस तरीके से। तो अब उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन तो PTI वाले पहले कोई कैंपेन नहीं कर रहे, उन्होंने बेचारों ने क्या असला लेके एक दफ़ा तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है पंजाब भर में, साथ ही 28 जनवरी को शहर आफाक जो है पिंडी के लियाकताबाग जो है बाग है उसमें पिंडी में पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाज़त दे दी गई। बिलावल भुट्टो जलसा हम से खिताब करेंगे। दफ़ा 144 किधर गई? साथ ही बानी चेयरमैन ने आज अपने वकला के जरिए पैगाम दिया कि अगले इतवार को तमाम जो कारकुनान हैं, लीडरान हैं, सड़कों पे निकलें, जो लीडर आवाम को लेके सड़कों पे नहीं निकलेगा उसका टिकट तब्दील कर दूंगा। तो ये क्या सूरत हाल है, कैसे? देखिए, दो चीज़ें हैं, जो बात आप कह रहे हैं ना इज्तिमात की, जलसों की, रैलियों की, तो इंतखाबात के अंदर तो ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। दफ़ा 144 दफ़ा 44 है असला जो है वो लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी असला उसके लहराने पर, उसकी नुमाइश पर, ठीक है, उस पर दफ़ा 44 नाफज की गई। 5 लोगों के इकट्ठे होने पर दफ़ा 44 नहीं है उस तरह जिस तरह होती है कि असम्बली नहीं लोग कर सकते, क्योंकि ये इंतखाबात के अंदर तो रैलियाँ, जुलूस, जलसे ये तो होने हर सूरत में, और ये तो मतलब एक उसका लाजम मलजूम है। तो इसके ऊपर तो दफ़ा 44 अगर लगा देंगे तो फिर तो इंतखाबी मुहिम ही आप नहीं चला सकते ना, बिल्कुल। तो लिहाजा ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, एक और एक अहम पेशरफ जो हुई है वो आप आज शामुद कुरैशी जो है वहाँ से सहाफ़ियों से गुफ्तगू उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम पहुंचा दे, और उनका शुक्रिया अदा किया उन्होंने जवेद हाशमी का, क्योंकि मखदूम जवेद हाशमी जो है उन्होंने कहा है कि वो बानी चेयरमैन PTI की रहाई के लिए और उनके खिलाफ जो केसेस हैं और उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए बाकायदा वो तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन गल साहब, पुराने साथी हैं जवेद हाशमी, और जवेद हाशमी छोड़ गए जहांगीर तरीन की वजह से शायद कहा जाता है।
देखिए और भी बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन बहरहाल और उसके साथ अगर बात की जाए, जहांगीर तरीन जो है वो भी मुल्तान में आज जलसा करते नजर आए, और वो उनका मुखसर जलसा था। और उन्होंने कहा कि और नून लीग के हवाले से वो कर रहे थे कि नून लीग के लोग जो हैं मुझे वोट देंगे, और वो बजाय इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या अपनी पार्टी के बजाय वो लग ये रहा था कि वो नून लीग के ही उम्मीदवार हैं लेकिन उसके वो तो तौर कल पर। सब कह चुके हैं, उनका अपना बयान है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की तकदीर जो है वो बदलेंगे। तो वही मसला है ना कि अब तकदीर जो उन्हें वही जहांगीर तरीन के बारे में जो अता तारड़ ने कहा, जो नून लीग के और लोग कहते थे, उनको कोई एटीएम मशीन कहता था, अलीम खान या जहांगीर तरीन के बारे में क्या क्या वो बातें नहीं की। लेकिन कल साहब और इस तरह जहांगीर तरीन और अलीम खान जो है उन्होंने नून लीग की क़यादत जो है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज के हवाले लेकिन से क्या क्या ऐसे इल्ज़ाम संगीन नहीं लगाए। लेकिन तो कल साहब यहाँ पे जो बानी चेयरमैन बात करते थे इनके हवाले से, वो भी सच साबित हुई है। इससे पहले हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आए और जलसे के लिए गए तो हेलीकॉप्टर जो है उसमें ओन चौधरी भी मौजूद थे, उन्होंने हवाले किया नवाज शरीफ साहब के, तो उन पर पार्टी की जानिब से नोटिस, शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। बाद में जब उन्हें कहा जाता था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है नून लीग की बी टीम है, तो इस पर गुस्सा कर जाते थे, कहते जी ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब इंतखाबात में वो वही कर रहे हैं जो उनका बयानिया असल में था, नून लीग के साथ मिलकर चल रहे हैं। तो ये अवाम के अंदर ये कैसे डिफेंड कर लेते हैं इसको, ये कैसे अवाम देखिए, को अब मैं तो मना लेते जितने भी हैं? मैंने उसके पोस्टर देखे हैं कि ओन चौधरी के, और साथ उनके नून लीग का एमपी है, तो उस पर एक तो शेर और उकाब का निशान है, लेकिन ऊपर नवाज शरीफ की सिर्फ तस्वीर है, या शहबाज नवाज की, या मरियम और हमजा की। मैंने कहीं भी उनकी जो पार्टी के अलीम जो खान और सदर हैं, जहांगीर तरीन को अलीम हटा खान, के जहांगीर तरीन जो है, उनकी तस्वीर वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही। तो अब क्या, यानी उसको किन का पार्टी का उम्मीदवार कहेंगे। सिर्फ नाम इंतखाबी निशान के अलावा आईपीपी का वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी वो सारा टाइटल, स्लोगन, चीज़ें, बैनर, उसका जो पूरा तो कलर शामिल स्कीम क्यों नहीं थी। हो जाते, इसकी क्या वजह है नून देखिए, लीग में? शामिल ही हैं वो, गैर एलानिया तौर पर उनकी बी टीम है। अब तो सामने तो चीज़ें आ शेर चुकी के हैं। निशान पर इलेक्शन लड़ने की क्या वजह हो सकती है वैसे कल साहब? देखिए, निशान के उनके अपनी पार्टी तो जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं उनके नहीं हुए, वोट बैंक उनका है नहीं कि उनका। देखे ना, जहांगीर तरीन या अलीम खान का कोई ज़ाती वोट बैंक तो नहीं है, उनकी पार्टी तो अभी उन्होंने, यानी एक 9 मई के बाद एक मार्ज वजूद में एक जो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई से उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया, तो वो सारा एक मरगूबा जो बन के जो वो एक पार्टी बन गई। तो उनका वोट बैंक तो है नहीं। तो बहरहाल इसलिए उनको सहारों की तलाश थी, और जो नून लीग है वो भी चाहते हैं कि चलें मे बी इनके जो बजाय हमें कोई थ्रेट हो, तो ये सीटें चूँकि हमारी पॉकेट में हैं, तो बेसिकली पॉकेट पार्टी है उनकी, नून लीग की जेब में, वो कहते हैं कि हाथ की छड़ी और कलाई की चलें घड़ी ठीक वाला है, मामला है। तो इसको वो यूज़ करेंगे। ठीक है उनको कल तो साहब, कोई बजाय ये कि वो मुकाबला करते और कहीं अगर नून लीग सीट लूज़ कर जाती ठीक है, तो उसकी। ठीक है कल साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस पर गुफ्तगू की है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नून लीग की बी टीम के तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जिस तरह से की कि पहले वो शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया, उसके बाद अब जैसे खल साहब बता रहे हैं कि जितने भी पोस्टर्स हैं ऊपर मेरे कायद महबूब जो है उनकी तस्वीर नज़र आती है, लेकिन जहांगीर तरीन जो अलीम खान जो असल पार्टी के लीडर हैं उनकी तस्वीरें नज़र नहीं आती। तो बहरहाल इन तस्वीरें लगाने से और ये ठप्पे लगाने से क्या वो जीत मुमकिन हो सके, इसका फैसला 8 फरवरी की शाम जो है वो कर देगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान उसामा जायद असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के पास।